हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने बहुत से पार्ट कर लिए थे इसके पहले ही, बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आज के सेक्शन में हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ये जो क्लासेस है केमिस्ट्री क्लासेस आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एंट्रेंस टेस्ट हो या एफकेट, नेट या गेट, ठीक है, किसी के लिए भी ये जहाँ जहाँ केमिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए यूजफुल है। हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उनमें कौन कौन से लॉ आते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमने कितने 3 लाख के करीब हमने पिछले सेक्शन में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज के सेक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, फोर्थ लॉ को पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसका क्या नाम है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है भाई, रिचर नाम के साइंटिस्ट है, 1792 में उन्होंने क्या बताया। देखो, इसको है ना सिंपली समझा जाए, स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले इसके क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे, फिर स्टेटमेंट पे आएंगे, फिर अच्छे से स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी तो आप अपने आप से बना के भी लिख सकते हो इसको। देखो ये क्या कहता है, इसमें अगर मेन काम देखा जाए, क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं इसमें। ठीक है, कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। मान लो ए बी सी, ये 3 एलिमेंट होते हैं। अब 3 एलिमेंट है हमारे पास, वो ए और सी मिला के कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा, बी कुछ कंपाउंड बनाएगा और सी कुछ कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलके देखो, ए बी मिलके ये वाला कंपाउंड, सी बी मिलके ये वाला कंपाउंड और ए सी मिलके ये वाला कंपाउंड बनेगा। हम क्या करते हैं, ए और बी का क्या लेते हैं, मास का रेशो लेते हैं। दो तरीके से ए और बी के मास का रेशियो निकालते हैं। एक बार तो हम क्या करते हैं, सी को फिक्स मान के, सी को फिक्स करके फिर ए और बी का मास का रेशियो लेते हैं। और दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, ए बी का जो कंपाउंड बना है ना, वहां से जो मास का रेशियो आएगा, एक तो वहां से मास का रेशियो देखते हैं ए बी का। ठीक है, मतलब कि दो तरीके से हम जो है ना, जो दो एलिमेंट है उनके मास का क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे। अगर वो क्या रहेंगे, वे दोनों मास का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेंगे या फिर सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट बोलती है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट ए और बी। ठीक है, जब भी ए और बी एलिमेंट है, दो कंबाइन करेंगे, उनके मास का रेशियो विद फिक्स्ड मास एलिमेंट सी एलिमेंट इज, देखो ये कह रहा है भाई, ए और बी एलिमेंट है, उनके मास का रेशियो हमने देखा। ठीक है, वो सी के साथ, जब हमने सी एलिमेंट को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, सी के एलिमेंट के मास को फिक्स कर लिया, ये दोनों रेशो किसके बराबर होंगे या किसके मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब कि वो 1 2 3 इस टाइप में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके का रेशो होगा। ठीक है, या तो सेम पा जाएगा, बिल्कुल सेम मिल जाएगा, या सेम उसका क्या होगा, रेशियो, मल्टीपल रेशियो सेम होगा उस मास का। ठीक है, रेशियो ऑफ ए बी कंबाइंड डायरेक्टली विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से जब ए बी कंबाइन करेंगे, उसका मास का रेशो, और एक बार हम ए बी का मास का रेशो देखेंगे जब हम सी को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, दो तरीके से मास का रेशो निकालेंगे ए बी के, तो उन दोनों के मास का रेशो क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक बार कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसकी दोबारा से स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा भी किस तरीके से हो रहा है ये। ठीक है, एक हम एलिमेंट लेते हैं कार्बन, एक लेते हैं हाइड्रोजन, एक लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन क्या बना रहा है, CH4, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बना रहा है, H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन क्या बना रहा है, CO2। हमें याद है भाई, कार्बन का जो मास होता है, एक कार्बन का मास होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ये बात तो हमें वही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं, CH4 में कार्बन कितना है, ठीक है 12, और हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 4 तो हाइड्रोजन है, एक का मास 1 होता है, तो 4 इंटू 1। H2O में जब ये कंपाउंड बना, H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक का मास 1 होता है, तो 2 इंटू 1 मास हो गया इसका। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। CO2 में कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्या निकाल लेंगे, इनका मास भी निकाल सकते हैं अलग अलग, CH4 और H2O और CO2 का मास निकाल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड का। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो हमें क्या निकालना है, कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो निकालना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को फिक्स करके कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो निकालते हैं। क्या किया मैंने, जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, इनके मास का रेशो निकालेंगे, और हाइड्रोजन को क्या किया, फिक्स किया। फिक्स का मतलब इसका मास हमने क्या रखना है, इक्वल रखना है। ठीक है, देखो जब CH4 बन रहा था, CH4 बन रहा था, तो कार्बन कितना 12 और हाइड्रोजन कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ कार्बन 12 है, हाइड्रोजन कितना 4। जब H2O बन रहा है ना, तो वहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन कितना 16।
तो यहाँ पे मैंने 16 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। अब देखो ये तो अलग-अलग है, 4 और 2 तो क्या है, मास अलग-अलग है। हमें क्या करना है, ये फिक्स करने के लिए क्या करूँगा, इसको इक्वल करूँगा, यानी कि इस वाली टर्म को, H2O वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये तो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 16 2 जा क्या बन जाएगा, 32। तो यहाँ से हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब फिक्स होने के बाद कार्बन ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखेंगे, 12 और 32। तो यहाँ से देखो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आ गया, 12 और 32। ये आ गया हमारे पास 3:8 आ गया कैंसिल करने के बाद, ठीक है। तो आगे देखो, जब हम एक बार तो निकाल लिया हमने हाइड्रोजन को फिक्स करके इनके मास का रेशियो निकाला। अब क्या करेंगे, कार्बन को और ऑक्सीजन को डायरेक्टली कंबाइन किया, जो मुझे मिला CO2। अब इसके कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, देखो कार्बन कितना है यहाँ पर 12, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया 32। तो 12 और 32 ये जब डायरेक्ट का रेशियो आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट मास का रेशियो, तो ये भी 3:8 आया, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई ये वाला और ये वाला रेशियो क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यही क्या बताता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई ये क्या बोल रहा है। ये फिर एक बार मैं बता ही देता हूँ, देखो देखो ये लो करके दिखाता हूँ मैं। देखो ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट ए और बी, ए और बी का मास का रेशियो लेंगे, यानी कि अभी मान लेते हैं हम कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, एक जो मास सी है उसको क्या करना है, फिक्स करना है, यानी कि हाइड्रोजन को फिक्स करेंगे, ठीक है। यहीं पे हमने यही काम किया था, हाइड्रोजन को फिक्स किया था इसके मास को। ये फिक्स करने के बाद जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि ए और बी का मास का रेशियो आएगा, वो किसके सेम होगा या किसके मल्टीपल होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जब हमने ए और बी को डायरेक्टली कंबाइन किया, यानी कि कार्बन को और ऑक्सीजन को डायरेक्टली कंबाइन किया। अब जब कार्बन ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखा, वो बिल्कुल सेम मिला, ठीक है। तो यही कहता है ये वाला रेशियो, जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। इसके यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी-जल्दी, ठीक है? तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सल्फर से SO2 और सल्फर हाइड्रोजन से क्या बना, H2S, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, H2O। अब हमें पता है H2S में हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का मास 1। देखो मैं सिंपल लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का मास होता है 32 एक का, ठीक है, और ऑक्सीजन का तो पता है ये 16 होता है, ठीक है। ये 3-4 मास है, वो याद रखने पड़ेंगे भाई, ये क्वेश्चन करना है तो। अब सल्फर का मास 1 का 32, SO2 में सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2। अब H2O में हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1 और ऑक्सीजन 1 है तो 16, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है ये, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के मास का रेशियो देखेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, सल्फर को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, सल्फर को फिक्स कर लेते हैं। देखो सल्फर को फिक्स करेंगे, पहले तो ये कौन सा है, हाइड्रोजन और सल्फर का। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, H2S वाले में। हाइड्रोजन और सल्फर जब कंपाउंड बना है 2, और सल्फर कितना है 32, ये मैंने लिखा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 32। अब जब ऑक्सीजन और सल्फर कंपाउंड बना रहा है, तो उसमें सल्फर कितना है 32 और ऑक्सीजन कितना है 32, ये भी हमने लिख लिया। अब हमें ना ये मल्टीप्लाई करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें भी 32 आ रहा था, ये वाला कंपाउंड बना रहा है, और ये वाला कंपाउंड बना रहा है, इसमें भी 32 है, ठीक है। तो ये तो फिक्स ही है, ठीक है, सल्फर तो अपने आप ही फिक्स हो गया मास, ठीक है। अब रेशियो डायरेक्ट देखेंगे, 2:32, 2:32। जब हमने कैंसिल किया तो 1:16 आ गया, ठीक है। अब करते हैं डायरेक्ट, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O बना रहा है, ठीक है। अब इनके मास का रेशियो देखते हैं, हाइड्रोजन का मास का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन का मास, ठीक है, इस ये आएगा। देखो यहाँ देख लो, H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2 इंटू 1 यानी कि 2, और 16, 2:16, ठीक है, तो 1:8 आ जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, ठीक है। इसको मैं इक्वल कैसे कर सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, इस वाली चीज को 1/16 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये किसके बराबर है, हमें वैसे ना ये लेट करके चलते हैं कि भाई ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। तो लॉ के अकॉर्डिंग तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:16 आ जाएगा, ठीक है। तो 8:16 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। अगर 1:2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी कि 1 को तो एज इट इज रहने दो जहाँ 1 है, और जहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ये है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1:16 आ जाएगा। ये किसके बराबर है हमारे पास, इसी के बराबर है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो कंपाउंड है ना,
वो सिंपल मल्टीपल रेशियो में है, ठीक है। किसका सिंपल मल्टीपल रेशियो है 1:16 का, या फिर ये कह सकते हैं 1:16 किसका मल्टीपल रेशियो है 1:8, ये कहना सही होगा। वही ये जो 1:16 है वो किसका मल्टीपल है इसका 1:8 का, ठीक है। तो यही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रेशियो टू रेशियो रिलेटेड टू ईच अदर 16 1/16 1/8 1:2 सिंपल मल्टीपल टू ईच अदर है, ठीक है। अब बात करते हैं एक सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोजन, यहाँ पर लिया नाइट्रोजन, यहाँ पर लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है H2O। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है N2O3। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो 5 ऑक्साइड बनाता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो हम एक कंसिडर कर लेते हैं N2O3, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड वाला। और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं NH3 बना रहे हैं, ठीक है। अब इनमें ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो NH3 की मतलब कि NH3 में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है ये दिया हुआ है। H2O में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, और यहाँ पर N2O3 में नाइट्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है, ये हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं भाई हाइड्रोजन को फिक्स कर लेंगे और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज का रेशियो निकाल लेंगे। अब के बाद देखो परसेंटेज गिवन है तो क्या करेंगे परसेंटेज का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का रेशियो निकालेंगे यानी कि नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन के परसेंटेज का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब पहले ले लेते हूँ मैं नाइट NH3 का ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि NH3 में ये वाली चीजें ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये तो पहली वाली डिनोट कर रही है नाइट्रोजन को और ये वाला डिनोट कर रहा है हाइड्रोजन को। तो सीधी सी बात है देखो ऊपर वाले में देखो और फिर सी ये इक्वेशन देखना, ठीक है। कि भाई 17 ये वाला परसेंटेज है हाइड्रोजन, वो कितने के साथ कंबाइन है 82% के साथ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन है। तो 1% हाइड्रोजन कितने के साथ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा, तो इसको सिंपल सा क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इससे 82 से। तो 82/17 करेंगे तो इतना आ जाएगा 4.67 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। इतना परसेंट ग्राम नहीं आएगा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इतने परसेंट नाइट्रोजन में कंबाइन है। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 1% हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन होगा 4.67 के, ठीक है। अब बात आती है किसके ऊपर जहाँ पर नाइट्रोजन देखो ये वाला यहाँ देख लेते हैं। हाइड्रोजन H2O बना रहा है, ठीक है। H2O वाली इस वाली चीज को ध्यान रखना। अब करते देखो 11% हाइड्रोजन कितने परसेंट ऑक्सीजन के साथ है 88% ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। अब 1% हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, इससे डिवाइड कर देंगे 11 को 88 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8.01 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखो ये तो आ गया हमारे पास। हमने क्या किया हाइड्रोजन के परसेंटेज को फिक्स कर लिया, एक तो ये वाला देखो और एक ये वाला देखो, इन दोनों को फिक्स कर लिया, ठीक है। तो ये 1 आ गया। अब क्या करते हैं देखो नाइट्रोजन की देखते हैं कंपोज ये क्या है परसेंटेज 4 पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है 8 पॉइंट कुछ है, ठीक है। इन दोनों का नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज का रेशियो देखेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है एन नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास ये वाली आ जाएगी सीधा इसको और इसका रेशियो लेंगे तो, ठीक है, ये आ गया। और सिंपल रेशियो में करेंगे तो 1.7 कुछ आ जाएगा। अब डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब N2O3 के ऊपर बात आती है, ठीक है। ये कंपाउंड बना रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसमें नाइट्रोजन की कंपोजिशन ये है और ऑक्सीजन की है। डायरेक्ट रेशियो देखते हैं यानी कि 36 पॉइंट समथिंग रेशियो और 63 पॉइंट समथिंग इसका रेशियो देखेंगे। अगर जब इनको क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं तब भी हमारे पास देखो ये आता है 1.72 पर ऐसा रेशियो आता है, ठीक है। तो ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के क्या बराबर है, ठीक है। तो अब तक तो भाई क्या मुझे लग रहा है भाई क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है, ठीक है। अब और क्लियर करने के लिए इसको 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस प्रदीप की बुक है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, ठीक है। देखो ये कहता है भाई कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन 3 है एलिमेंट है वो कंबाइन हो रखे, एक क्या बना रहा है CH2 बना रहा है, एक CO2 बना रहा है और एक SO2 बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कार्बन की परसेंटेज CH2 के अंदर इतनी है और CO2 के अंदर कार्बन की परसेंटेज इतनी है। अगर तुम्हें इतनी परसेंटेज दे दी गई ना, अगर सल्फर की नहीं दी गई तो तुम सल्फर की निकाल सकते हो, 100 में से माइनस कर दो। परसेंटेज पता है हमें 100 से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 100 में से कार्बन वाली माइनस कर दो सल्फर की आ जाएगी, और 100 में से कार्बन की माइनस कर दो यहाँ से क्या आ जाएगी ऑक्सीजन की आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है जब सल्फर और ऑक्सीजन कंपाउंड ये कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाता है SO2, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर SO2 बनाता है तो सल्फर की परसेंटेज दे दी इसने कितनी 50% दे दी। अगर तुम्हें एक परसेंटेज दे दी तो दूसरी परसेंटेज निकाल सकते हो ऑक्सीजन कितना होगा 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो,
ठीक है, तो 50% ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अब निकालते हैं अपना क्वेश्चन। वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो 15% कार्बन 84% सल्फर के साथ कंबाइन है इस वाले में, देखो CH2 वाले में। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, तो 1% कार्बन कितने के साथ कंबाइन होगा, डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, ये सीधा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5.33 सल्फर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को फिक्स कर रहे हैं, फिर हम सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 27% कार्बन किसके साथ कंबाइन है, 72% ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। 1 किसके साथ कंबाइन होगा, 72.27, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन परसेंटेज होगी। ठीक है, कार्बन हमने क्या किया, फिक्स कर लिया। अब रेशियो देखते हैं किसका, सल्फर का और ऑक्सीजन का। निकाल लो, कैसे कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने ये वैल्यू रख दी है रेशियो में, और इसका जब हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 2:1 आ गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट की। ठीक है, डायरेक्ट देखो सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, दोनों क्या है, 50-50 परसेंटेज है। ठीक है, दोनों क्या है, 50-50 परसेंट है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से सिंपल मल्टीपल है। मैं इसका मल्टीपल क्या है, मतलब कि अगर मैं 2:1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास सेम आ जाएगा। ठीक है, एक सिंपल मल्टीपल रेशियो है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंपल मल्टीपल। अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो एज इट इज ये आ जाए। ठीक है, कोई पॉइंट के फॉर्म में ना आए, सिंपल रेशियो में आए। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो एक और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं हम अपने अगले ला के ऊपर आते हैं, जो गैस के ऊपर था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास A B C क्या है, तीनों एलिमेंट है। ठीक है, हमें नहीं पता भाई जो A और B है वो क्या बना रहा है, AC क्या बना रहा है, पर हमें ये पता है भाई CB क्या बना रहा है, CB बना रहा है CB2 बना रहा है, एक ऐसा कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, CB2, उसमें A की परसेंटेज दे दी 61 पॉइंट, और यहाँ पर A जब ये वाला कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, और ये वाला कंपाउंड बना रहा है जब हमें परसेंटेज दे दी इसकी। ठीक है, अगर दूसरे की परसेंटेज ना भी दी होगी ना, तो क्या करना, 100 में से क्या कर दो। नहीं भाई, गलत हो गया। तो 106, चलो ये क्वेश्चन में दी होगी तो ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं होगा, ये ग्राम में या फिर मास दिया होगा इसका। ठीक है, तो ए और सी का मास दिया होगा भाई इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 3 है। ठीक है, तो वहाँ पे ये वाला मास दिया हुआ है, ये वाला मास दिया हुआ है। ये भी ए भी कंपाउंड बना रहा है, ए इतना है और बी इतना है। जब CB2 बना रहा है ना, तो सी बी का मास दिया हुआ है 6.6 और सी का मास दिया हुआ है 35.5। ठीक है, तो हमें पता है ये बी है यहाँ पर, तो 2B है। ठीक है, 2B है यहाँ पर, तो 6.6 एक का दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से रेशियो निकालते हैं, बी रेशियो जब हम ए को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से करते हैं भाई। देखो 61A कितने के साथ कंबाइन है, 80B के साथ। 61A किसके साथ कंबाइन है, 80B के साथ। 1 किसके साथ कंबाइन होगा, डिवाइड कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो 1.29B आ जाएगा। अब देखो 30A 106C के साथ कंबाइन है। 30A 106 के साथ कंबाइन है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 किसने के साथ कंबाइन होगा, डिवाइड कर देंगे सिंपली इसको इसके साथ, हमारे पास 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो B/C हमारे पास आ गया ये वाला रेशियो। ठीक है, 3.3:8। अब बात करते हैं डायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट ये वाला कंपाउंड बना रहा था CB2। ठीक है, CB2 में B कितना भाई, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, और C कितना है ये। ठीक है, तो इसका जब रेशियो देखेंगे 13.2 रेशियो 35.5, इसका रेशियो आ जाएगा 3:8। ये बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह। ठीक है भाई, तो हमने ये वाला है ना बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया। अब है ना हम अगले लॉ की बात करते हैं, जो कि हमारा फिफ्थ लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का फिफ्थ लॉ है। उसके बाद ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का एक खत्म हो जाएगा, इसके बाद लॉ कोई नहीं आया। ठीक है, तो गै-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहा है, ये जो पर्टिकुलर लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस फॉर्म के लिए है। ठीक है, और वो वॉल्यूम के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, तो गै-लुसाक क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और 1808 में इसने इस लॉ को क्या दी, स्टेटमेंट दी इस लॉ की। ठीक है, उसने क्या बोला, व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर, जब भी कोई गैस है, दो गैस है, मतलब H2O Cl2 गैस है। ठीक है, जब भी वो रिएक्ट करेगी, देयर वॉल्यूम देयर वॉल्यूम इन सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये कह रहा भाई इन इन दोनों का वॉल्यूम, ठीक है, और इसका वॉल्यूम, मतलब रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम, वो सिंपल रेशियो में होगा अंडर सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन। तो ये कह रहा है भाई अगर इनमें जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, ठीक है, दोनों की कंडीशन अगर हम सेम रखते हैं ना, रिएक्टेंट के टाइम भी और प्रोडक्ट के टाइम भी,
दोनों कंडीशन सेम रखते हैं टेम्परेचर प्रेशर की, तो इनका जो रेशियो होगा ना, यहाँ पर रिएक्टेंट का अलग अलग रेशियो है जो कंबाइन होकर हमारे पास HCl बना रही है, इनका रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कितने एग्जाम्पल है, 2 या 3 एग्जाम्पल है भाई, देख लेते हैं क्या कहता है भाई। ये कह रहा है अभी H2 गैस है और Cl2 गैस है, वो क्या बना रही है, 2 HCl गैस बना रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर है ना, एटम को कम बैलेंस कर लेना। ठीक है, यानी यहाँ HCl है तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, यहाँ पर क्लोरीन कितना, 2, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये 2 HCl बन गया और बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखो, इस ये जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है, वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है और वॉल्यूम 2 वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके आगे कितना नंबर है, यहाँ पर कितना नंबर है, यहाँ पर कितना नंबर है और यहाँ पर कितना नंबर है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो देखो भाई, ये कह रहा है भाई इसके आगे कितना है, अगर कुछ भी चीज ना हो ना तो उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, 1 है। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है। इसके आगे 2 पहले से ही लिखा हुआ है तो इसके आगे 2 है। तो 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम कितना हो जाता है, 2 वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, अगर इसका रेशियो भी देखोगे तो 1:1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम 2 हो गया, ये जरूरी नहीं है, ये अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही बताया, परंतु इनका जो रेशियो होगा ना वो सिंपल रेशियो होगा, 1:1:2। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2, और 2 जो हमने क्या लिया है, 2 मोल लिया हाइड्रोजन गैस के। ऑक्सीजन गैस ली 1 मोल है। ठीक है, अब जब ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना रही है, 2H2O बना रही है, 2H2O बना रही है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन और इसको कम में वो कर लो, क्या कहते हैं, बैलेंस कर लो। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन कैसे बोल रहा हूँ, देखो इसके आगे 2 है ना तो 2 से है। अब इसमें 4 हाइड्रोजन कैसे है, 2 ये आगे वाला 2 और इसमें H2 के नीचे लगा हुआ 2। ठीक है, 2 × 2 4 हो जाएगा, ये तो 10th में पढ़ के आए होगे। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है। तो 2 वॉल्यूम इसके आगे का देखो एज इट इज लिखा, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, और यहाँ पर 2 वॉल्यूम, ये तो ऊपर लिख दिया वॉल्यूम हमने। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1:2, ये वाला सिंपल रेशियो आ गया। ठीक है, कोई भी पॉइंटों की फॉर्म में कोई भी नहीं पाएगा। ठीक है, कभी भी किसी रिएक्शन में देख लेना, N2 गैस H2 गैस, यहाँ पर 3 मोल H2 गैस लगेगी भाई। ठीक है, जब ये क्या होगी, एन ये वाली NH3 गैस मिलेगी, 2 NH3 गैस। ये वाली रिएक्शन है ना, हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, एक तरीके से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके आगे क्या है, 1 1 वॉल्यूम, 3 तो 3 वॉल्यूम, 2 तो 2 वॉल्यूम। इसका रेशियो देखेंगे तो 1:3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सिंपल रेशियो लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है भाई मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन सेम यूनिट, ये जो भी रिएक्शन हो रही है ना, अगर हम वॉल्यूम की मेजरमेंट देखें, यहाँ वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में और रिएक्टेंट की फॉर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए उनकी यूनिट। यानी कि अगर हम यहाँ रिएक्टेंट में लीटर ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी लीटर लेना है, अगर ml ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी ml लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेक्शन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले सेक्शन में देखो हमने अभी ये शायद 6th सेक्शन था प्रदीप बुक का। ठीक है, जहाँ पर ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। तो आगे वाले जो सेक्शन में हम 7th करेंगे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे सभी टॉपिक को कवर करते चलेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में वो स्टेटमेंट बेस पे आते हैं। ठीक है, तो वो मैं क्या करवा रहा हूँ, साथ के साथ कवर करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए।